Hello friends, myself CA Baljinder and I welcome to all of you on my YouTube channel। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि जुलाई 2017 से देश के अंदर जीएसटी एक्ट इम्प्लीमेंट हो गया था और इसके साथ साथ आई थी खूब सारी रिटर्न्स। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर जीएसटीआर 1 से लेकर जीएसटीआर 10 तक जो भी रिटर्न भरी जाती है उसके बारे में बताऊंगा कि ये रिटर्न्स जो हैं वो किस किस केस में भरी जाती हैं। और हो सकता है दोस्तों कि आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी ये जानते हो, लेकिन जो नहीं जानते वो टेंशन ना लें, क्योंकि इस वीडियो के खत्म होते होते आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी कि किस रिटर्न को किस केस में भरा जाना है। और साथ में टेंशन इसलिए भी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि दोस्तों, जैसे कि कहा जाता था एक वर्ड कि जो लेगा टेंशन उसके घर वाले पाएंगे पेंशन। तो टेंशन बिल्कुल भी ना लें, वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो के खत्म होते होते आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जीएसटीआर 1 से। तो दोस्तों जीएसटीआर 1 क्या है? जीएसटीआर 1 बेसिकली सेल समरी है। मतलब अगर मैं सप्लायर हूं किसी गुड्स या सर्विस का और आप जो हो मुझसे खरीद रहे हो, तो उस केस के अंदर दोस्तों मैं अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा। अब इस जीएसटीआर 1 के अंदर दोस्तों सेल का ही ब्रेकअप जाता है विद टैक्स अमाउंट। जैसे सेल का ब्रेकअप कैसे जाता है दोस्तों? B2B मतलब रजिस्टर से रजिस्टर पर्सन। सपोज मैं भी रजिस्टर हूं और आप भी रजिस्टर हो तो वो B2B के अंदर जाएगा। इसी तरह B2C के अंदर दो कैटेगरी होती है, एक लार्ज और एक स्मॉल। लार्ज के अंदर वो आती है दोस्तों B2C जो कि अनरजिस्टर्ड, जिसकी 2.5 लाख से ज्यादा वैल्यू हो, तो वो B2C लार्ज वाले इनवाइस के अंदर आ जाएंगे। और B2C स्मॉल वाले के अंदर इससे नीचे वाले आ जाएंगे। तो दोस्तों सेल का सारा ब्रेकअप जाता है B2B, B2C और B2C स्मॉल। उसके साथ टैक्स अमाउंट जाती है, मतलब उसमें IGST कितना है, CGST कितना है, SGST कितना है। इसके साथ कोई अमेंडमेंट की है इन तीनों जो मैंने आपको बताया कॉलम के अंदर, तो उसके लिए भी अलग अलग कॉलम बने हुए हैं। इसके साथ HSN वाइज समरी जाती है और आपने कितने डॉक्यूमेंट इशू किए हैं वो सब जाते हैं। तो ये बेसिकली सिर्फ इसमें सेल का डाटा जाता है दोस्तों। इसमें कोई भी परचेज का या इनपुट का किसी तरह का डाटा नहीं जाता, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल का डाटा जाता है। तो जीएसटीआर 1 कब भरनी है? सेल समरी जब आपकी सेल होगी तो सेल की जितनी भी समरी होगी वो जीएसटीआर 1 में जाएगी। अब दोस्तों आते हैं हम जीएसटीआर 2 पे। एक्चुअली जीएसटीआर 2 जो है वो इनपुट का डाटा आना था, लेकिन उसको जीएसटीआर 2 को अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग सस्पेंड कर दिया गया है और उसकी जगह पर आ रही है दोस्तों जीएसटीआर 2A। इसमें कुछ भरने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटो पॉपुलेट होती है। ऑटो पॉपुलेट कैसे होती है दोस्तों? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सॉरी मैंने आपको सेल करी, तो मैं कौन सी रिटर्न भरूंगा? जीएसटीआर 1। और दोस्तों मैं जीएसटीआर 1 में जो भी B2B भरूंगा, मतलब रजिस्टर टू रजिस्टर वाली जो इंफॉर्मेशन भरूंगा, और आप जो मुझसे खरीद रहे हो जब आप अपना 2A खोल के देखोगे तो उसके अंदर वो फिगर ऑटोमेटिकली शो करेगी। तो जो मैं B2B में भरूंगा दोस्तों आपके जीएसटीआर 2 के अंदर वो शो करेगी। अब ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जैसे आप रजिस्टर हो और आपने किसी से माल खरीदा, लेकिन आप देखते हो कि आपके 2A में नहीं आ रहा और आप अपने सप्लायर को बोलते हो कि भाई साहब आपने तो ये हमसे जीएसटी कलेक्ट कर लिया है और हमारी 2A में नहीं आ रहा। तो दोस्तों इसके पीछे 2-3 रीजन होते हैं। एक सबसे बड़ा जो रीजन मैंने नोटिस किया है वो ये होता है कि जो जीएसटीआर 1 भर रहा है उसने वो गलत कैटेगरी चूज कर ली। सपोज आपका B2B था लेकिन उसने आपको B2C में दिखा दिया। अब जैसे B2C में कंसोलिडेटेड फिगर जाती है जिसकी वजह से वो आपकी 2A के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो इस केस में वो उसको अमेंड कर सकता है। और दूसरा ये 2A इसलिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी पीछे जो नोटिफिकेशन निकाल के इसको वो कर दिया था कि जो आपका इनपुट का क्रेडिट मिलेगा दोस्तों वो आपका 2A के अंदर जो आ रहा होगा इनपुट उसका 110% मिलेगा। इसीलिए भी ये 2A बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी भी बहुत से लोग इनवाइस बेस पर ही क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट का जो रूल है उसके हिसाब से जो इनपुट मिलेगा वो दोस्तों आपका जो 2A के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा उसका 110% मिलेगा।
तो जीएसटीआर 2A क्या होगी? जीएसटीआर 2A होगी आपका सारा इनपुट का डाटा जो कि आपने खरीदा है किसी भी सप्लायर से, वो सारा आपका 2A के अंदर आएगा। अब आते हैं दोस्तों जीएसटीआर 3 को भी सस्पेंड कर दिया गया है और उसकी जगह जो भी फॉर्म चल रहा है दोस्तों वो है जीएसटीआर 3B। 3B क्या है दोस्तों? 3B के अंदर एक तरह की समरी है आपकी टैक्स लायबिलिटी निकालने की। आपकी जो सेल की फिगर भी इसके अंदर आ जाएगी, आपने सेल कितनी करी और उसके अंदर आपने कितना कितना आपका टैक्स बनता है, वो सारा जीएसटीआर 3B के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपने आरसीएम में कोई टैक्स पे करना है उसकी भी इसके अंदर लायबिलिटी आ जाएगी। तो सेल का डाटा आ गया। इसके बाद आपका इनपुट का डाटा आता है दोस्तों। इनपुट का डाटा कि आपने कितना खरीदा, जैसे मैंने आपको बताया है कि 2A के बेस पे आप 110% इनपुट ले सकते हो। हालांकि कई लोग इसके दूसरा अपना लेके चल रहे हैं तरीका, वो इनवाइस बेस पर ही चल रहे हैं। तो जितने इनवाइस आ रहे हैं उनके, उस इनवाइस बेस पे उसका इनपुट का क्रेडिट ले रहे हैं। तो पहले सेल की डिटेल आ गई, फिर इनपुट की डिटेल आ गई और इनपुट को एडजस्ट करने के बाद जो अगर कोई लायबिलिटी फिर भी बचती है तो वो हम पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों जीएसटीआर 3B के थ्रू। तो जीएसटीआर 3B एक कंप्लीट रिटर्न है जहां पर की सेल, परचेज से रिलेटेड डाटा और उसके बाद जो टैक्स लायबिलिटी निकलती है वो सारी नेट ऑफ होके इसके अंदर चली जाती है। तो इन 3 रिटर्न के बारे में नॉर्मली सबको पता ही होता है। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों जीएसटीआर 4 के बारे में। अब ये जो जीएसटी है दोस्तों, कई लोग मैं आपको पहले 4 का बताऊं कि किसके लिए भरी जाती है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो रिटर्न है ये स्पेसिफिकली कंपोजिशन डीलर के लिए बनाई है। कंपोजिशन डीलर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कहते होंगे यार मुझे जीएसटी के चक्कर में नहीं पड़ना, जिनके लिए जीएसटी का मतलब है गुड नाइट, स्वीट ड्रीम और टेक केयर। वो बोलते हैं कि भाई आप, मेरे को नहीं पता मेरे को टैक्स लायबिलिटी कितनी करनी है, मेरे को इनपुट कितना लेना है, मेरे को रिटर्न्स मंथली भरनी है, इन चक्कर में मुझे नहीं पड़ना, मेरे लिए तो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम और टेक केयर, मेरे को तो आप इतना बता दो कि कितना मैं टैक्स डिपॉजिट करूं। तो दोस्तों उसके लिए जीएसटीआर 4 है कंपोजिशन डीलर के लिए, और ये एप्लीकेबल होती है जिनकी टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ से कम होती है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, एक स्पेसिफाइड रेट दे रखा है उसमें जो कि कम होता है एज कंपेयर टू अदर रेट। उस रेट के हिसाब से वो टैक्स लायबिलिटी पे कर देते हैं जीएसटीआर 4 फाइल करके। लेकिन हाँ, इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर आप इनपुट का क्रेडिट नहीं ले सकते, और दूसरा आप अपने जो इनवाइस इशू करेंगे उसके अंदर भी आप टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते। तो जो भी टैक्स आपका लायबिलिटी बनेगी वो आपको अपनी पॉकेट से जमा करानी पड़ेगी। तो जीएसटीआर 4 दोस्तों भरी जाती है कंपोजिशन डीलर के केस के अंदर, जो कि इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहते, रिटर्न भरने, लीगल कंप्लायंस उसमें नहीं पड़ना है, तो वो जीएसटीआर 4 को फॉलो करते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों जीएसटीआर 5 के ऊपर। जीएसटीआर 5 दोस्तों बेसिकली भरी जाती है नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर के द्वारा, क्योंकि इस समय मोदी जी भी बोल रहे हैं वोकल द लोकल, तो मतलब लोकल के लिए आप वोकल बनिए। तो इसलिए मैं भी इस रिटर्न के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। हाँ, बस आपको इतना जरूर बताऊंगा कि जो जीएसटीआर 4 है वो भरी जाती है नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर के द्वारा, जो कि रजिस्टर है जीएसटी के अंदर, उसके द्वारा ये रिटर्न भरी जाती है। वो जो भी सप्लाई करेगा इंडिया के अंदर वो अपनी जीएसटीआर 5 भरेगा। तो जीएसटीआर 5 है नॉन रेजिडेंट के लिए। अब आ जाते हैं दोस्तों अपना जीएसटीआर 6 के ऊपर। जीएसटीआर 6 जो है दोस्तों ये भरी जाती है आईएसडी द्वारा। आईएसडी कौन होते हैं? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या हो गए दोस्तों? कई लोग जैसे कि मान लो, एक एग्जांपल देना चाहूंगा, एक एग्जांपल समझाना चाहूंगा। सपोज आपका जो बिजनेस है पूरे इंडिया में फैला हुआ है, ठीक है, काफी जगह पे आपके जो हैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, तो आपके पूरे इंडिया के अंदर डीलर हैं। लेकिन सपोज आपको सब डीलर को या सब जितने भी डीलर हैं उनको कहीं एक जगह पे बुलाना हो और आपको कोई मीटिंग करवानी हो या आपको कोई फंक्शन करवाना हो, जैसे सेल्स मीटिंग्स होती हैं इस तरह की। तो सपोज आप जिस स्टेट में वो सेल्स मीटिंग करवा रहे हो, जहां पर कि सारे डीलर आएंगे ऑल ओवर इंडिया से, और उस जगह पर आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, तो उस केस में लोग क्या करते हैं, वहां पर एक आईएसडी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। क्योंकि जितना भी वहां पर जो भी हम इवेंट करवाएंगे उसके ऊपर जितने भी इनवाइसेस आएंगे, अब उन सबका क्रेडिट दोस्तों वहां पर इकट्ठा हो जाएगा, और उस आईएसडी रजिस्ट्रेशन के द्वारा उस आईएसडी
के अंदर वो अपनी इस जो GSTR 6 है इसके थ्रू वो अपने जितने भी ब्रांच होंगे अदर स्टेट के अंदर वहां पर वो सारा का सारा इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो GSTR 6 है वो भरी जाती है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा, जिनका की उद्देश्य होता है जो क्रेडिट इकट्ठा है किसी भी जगह पर किसी भी इवेंट या किसी और वजह से, उस क्रेडिट को सेग्रीगेट करना हर जगह पर, हर लोकेशन पे जहां से भी रिलेटेड वो कस्टमर या वो डीलर आए हैं मीटिंग के लिए। अब करते हैं दोस्तों GSTR 7 की बात। GSTR 7 जो है ये है TDS की रिटर्न। मैं TDS ऑन इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कभी कभी TDS का जो शब्द है ये जुड़ा हुआ है ज्यादातर इनकम टैक्स से। जब भी TDS की बात आती है लोग सोचते हैं TDS अरे ये तो इनकम टैक्स में होता है। नहीं दोस्तों, अब GST के अंदर भी ये TDS आ चुका है। तो GST में TDS क्या बोलते हैं? अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, PSU या गवर्नमेंट कंपनी से आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो 2.5 लाख से ज्यादा है, तो उस केस के अंदर दोस्तों ये जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या PSUs हैं वो 2% TDS आपका डिडक्ट करेंगे। TDS डिडक्ट करके वो आपको जो है पेमेंट करेंगे। और ये जो TDS उन्होंने डिडक्ट किया है दोस्तों, ये TDS उनको डिपॉजिट कराना होता है गवर्नमेंट को, और जिसके लिए ये जो रिटर्न है जो मैंने को बताया GSTR 7 ये भरी जाती है। और ये जो TDS जब आप डिपॉजिट करते हैं, गवर्नमेंट डिपॉजिट करती है, तो ये आपके पोर्टल पे रिफ्लेक्ट करेगी। जैसे 2A के अंदर आपको डाटा रिफ्लेक्ट करता है, वैसे ये TDS इनकम टैक्स में भी, बल्कि आपका जो भी TDS करता है वो आपको 26AS में भी दिख जाता है। इसी तरह आपको अपनी GST पोर्टल पे ये आपको दिख जाएगा और उसका आप क्रेडिट ले सकते हो दोस्तों। आप अपनी जो लाइबिलिटी आएगी उससे आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो GSTR 7 भरी जाती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, PSU और गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा। अब आ जाते हैं दोस्तों GSTR 8 पर। ज्यादा लंबा तो नहीं हो गया दोस्तों, क्योंकि कभी कभी सोचते हैं लोग कि ये इतना लंबा टॉपिक झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको जस्ट एक जोक सुनाना चाहूंगा इस बीच में, ताकि आपका भी थोड़ा मूड फ्रेश हो और मैं भी थोड़ा सा वीडियो पे और जोर लगा सकूं। तो दोस्तों हुआ कि जब GST नया नया आया था तो यदि मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला 72%। तो वाइफ बड़ी हैरान हुई, वाई 72%, वाई नॉट 100%? मैंने कहा वाइफ, बीवी, जो GST है वो लग्जरी आइटम पे 28% लगता है। तो मुझे बड़ी मेरे को छित्र परेड हुई थी। तो आप इसको ट्राई ना करें। चलिए अपन आगे आते हैं टॉपिक के ऊपर। हम बात करते हैं GSTR 8 की। तो दोस्तों जो GSTR 8 है, GSTR 8 भरा जाता है ई कॉमर्स द्वारा, जो कि TCS कलेक्ट करते हैं दोस्तों। जितने भी ई कॉमर्स हैं, जैसे कि Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑपरेट कर रहे हैं, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं, उनको TCS कलेक्ट करना पड़ता है 1%। और वो उसके लिए उनको ये स्पेशल रिटर्न है जो GSTR 8 है वो भरनी पड़ती है, और उसके थ्रू आपको उनको TCS जमा कराना पड़ता है। तो ये बेसिकली भरी जाती है ई कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा। GSTR 9 सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न पूरे साल की, जो आपने जितना भी आपने GSTR 1 और 3B के थ्रू जितना भी आपने इनपुट लिया है दोस्तों, आपने जो भी अमेंडमेंट की है, जितना भी कुछ किया है, वो सारा का सारा जो आपका पूरा साल का जो बही खाता है वो इस रिटर्न के अंदर एक तरह की रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है। इस रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के थ्रू वो गवर्नमेंट को सबमिट किया जाता है। और जितना भी मान लो अगर आपसे कोई गलती भी हुई है तो आप उसको इस रिटर्न के थ्रू करेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन जो लाइबिलिटी आएगी दोस्तों आप उस लाइबिलिटी को पे जरूर कर सकते हो। तो इसके अंदर पूरे GST जितनी भी आपने पूरे साल की रिटर्न भरी है, इसमें कुछ डाटा जो ऑटो पॉपुलेटेड होता है, कुछ हमको भरना पड़ता है। तो सारा का सारा हमने कब इसका रिटर्न का हमने क्रेडिट लिया, कब कौन सा पिछले साल में लिया, कौन सा अगले साल में लिया, पूरी डिटेल इसके अंदर जाती है। तो GSTR जो 9 है वो एनुअल रिटर्न है। 9 भरी जाती है नॉर्मल टैक्स पेयर द्वारा, और 9 जो B है दोस्तों, 9 जो A है वो भरी जाती है कंपोजिशन डीलर द्वारा। कंपोजिशन डीलर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न पर,
जिसके बारे में नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता। दोस्तों मुझे भी नहीं पता था, सही बता रहा हूं। वो है जीएसटीआर 10। जीएसटीआर 10 क्या है दोस्तों? जीएसटीआर 10 कब भरी जाती है? जीएसटीआर 10 भरी जाती है, आपने सपोज जीएसटीआर कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन डाल दी या आपने जीएसटी सरेंडर करना है। उस सरेंडर करने के बाद या कैंसिलेशन करने के बाद दोस्तों, कैंसिलेशन के होने के बाद मतलब आपको विदिन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अप्लाई ऑफ मतलब सरेंडर करने के लिए या कैंसिलेशन के लिए जब भी आपने अप्लाई किया उसके 3 महीने के अंदर आपको जीएसटीआर 10 है जो भरनी पड़ती है। इसके अंदर आपका पूरा डिटेल जाती है, आपका सब कुछ जाता है और ये भर के आपको इसके बाद फिर जो है फाइनल असेसमेंट जो भी होता है, टैक्स वैक्स निकलता है, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो जीएसटीआर 10 भरी जाती है दोस्तों कैंसिलेशन या सरेंडर के केस के अंदर। जब आप जीएसटीआर कैंसिल कर दोगे या सरेंडर कर दोगे उस केस में भरी जाती है। आज मैं आपको सिर्फ जो है संक्षिप्त में ही आपको सारी मैंने जीएसटीआर 1 से लेकर 10 के बारे में बताया है और मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, आप चाहते हैं कि मैं हर रिटर्न के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप लाइक करेंगे तो मेरे लिए भी एक मोटिवेशन होगा आगे से और अच्छी वीडियो बनाने की। और अगर कोई वीडियो में कमी हो तो जरूर बताएं दोस्तों, ताकि मैं उसको सुधार सकूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।